वो जिससे मिलता था उसे अपना गर्विदा बना लेता था। तो क्या तुम भी कुछ सरकारी मुलाजमत करते हो? मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब की तरफ आ रहा था। मुलाजमत में क्या रखा है? वो तहकीर अमेज लहजा में बोला, मैं मशीनों और इनके पुर्जों की इंडेंटिंग करता हूँ। बिजली घरों की जरूरियात ज्यादातर मैं ही पूरी करता हूँ। बिजली घर के हवाले से मेरे जहन में कोटादू के थर्मल बिजली घर में होने वाला धमाका ताजा हो गया। यौमुल सब्त की उस तखरीब कारी में भी उसका कोई हाथ हो सकता था, मगर मैंने वो ख्याल फौरन ही अपने ज़हन से चटक दिया। इस वाक़े की सारी कड़ियां मिल चुकी थीं। अगर मैं अंधेरे में यूं ही टामक टूइयां मारता रहता तो उससे काम की ज्यादा बातें नहीं उगलवा सकता था। मैंने चंद तीखे और बराह रास्त सवालात पूछने का फैसला कर लिया। एटमी बिजली घरों से भी तुम्हारा वास्ता रहता होगा? मैंने सवाल किया। ऐसा वैसा? उसने फख्र से कहा, मेरे पास कई बड़ी एजेंसियां हैं। बाजालात और पुर्जे तो ऐसे हैं कि इन पर मेरी अजारादारी है। मैं इनसे मुंह मांगे दाम वसूल करता हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट खुलते ही असल कीमत और मेरी तलब की हुई कीमत का फर्क मेरे खाते में मुंतकिल हो जाता है। इन्हीं चक्रों की देखभाल के लिए मुझे आए दिन बाहर के सफर करने पड़ते हैं। खूब, मैंने जहरीली हंसी के साथ कहा। पैसा किस्मत से मिल रहा है और ये लड़कियां मदन मोहन के तो फैल मिलती रहती होंगी, फिर भी तुमने दूसरी शादी की जरूरत महसूस नहीं की। तुम बहुत चालाक हो। मदन मोहन बहुत सिर चिशम और दरिया दिल आदमी है। उसने कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा। मैंने जिसकी तरफ इशारा किया उसने उसी को मेरी गोद में डाल दिया। ऐसे बेनफ्स दोस्त इस दौर में कहाँ मिलते हैं। इसी वजह से उसकी गुमशुदगी बहुत तकलीफ दे रही है। वो गुम हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारी दोस्तियां तो इसी तरह चल रही होगी। उसके गायब होने की खबर फैलते ही सब यूं गायब हुए जैसे शिकारी के पैरों की आहट सुनकर चिड़ियां फुर से उड़ जाती हैं। सारे ठिकाने उजड़ चुके हैं। शहर में न जाने कितने लोगों की शामें फीकी और बेकैफ गुजर रही होगी। वाए दिन ऐसी रंगारंग तकरीबात मुनक्कद कराता रहता था। जाने वाले सारे नहीं तो बेशतर जोड़े एक दूसरे को भूलकर अपने ख्वाबों के जजीरों में मैसूर हो जाते थे। इस वक्त तक ट्राली हमारे करीब आ गई। अगली नशिस्तों की पुष्प पर नस्ब थालियां खटाखट गिर रही थी। परवाज के मुख्तसर दुरानिये की वजह से मेजबान लड़कियां अपने काम बहुत सुरात से अंजाम दे रही थीं। भाप उड़ाते हुए ताज़ा और खुशबूदार खाने की ट्रे दीगर लवाजम के साथ हमारे सामने सजाकर हमारी समत वाली मेजबान आगे बढ़ गई। मेरा साथी फौरन ही नैपकिन खोलने में मसरूफ हो गया। वो शख्स इत्तफाकी तौर पर मेरा हम सफर बना था, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कुदरत ने उसे दानिस्ता मेरी राह पर धकेला था। वो बेहिस और बेखबर शख्स मेरी दानिश में सजा का हकदार था। अगर कराची में मुझे उसके करतूतों का इल्म हो जाता तो शायद मामला ही कुछ और होता। इस वक्त फिजा में परवाज करते हुए मैं उस मरदूद का बाल भी बीका नहीं कर सकता था। इसे गुफ्तगू करते हुए मेरे ज़हन में बार बार लेडी सरफराज का बावकार सरापा सर उभारता। इस औरत का अलमनाक अंजाम एक बहुत बड़ा अलमिया था। मदन मोहन ने अपनी खुद गर्जी और सफाकी के बायस उसे हराम मौत के अंधी और बेरहम वादियों में धकेला था, और ऐसा ही कुछ अंजाम मेरे हम सफर का होना चाहिए था। तुम्हें कभी शुबा नहीं हुआ कि मदन मोहन अपनी रंगीन माफलों की आड़ में कोई मजमूम चक्कर चला रहा है? मैंने कांटे की मदद से एक बोटी मुंह में डालकर उससे पूछा। वहां शुबे वाली कोई बात सिरे से मौजूद ही नहीं थी। रागो रंग और सरमस्तियों के सिवा वहां कुछ होता ही नहीं था जो शुबा करने की नौबत आती। उसके यूं गायब होने के बाद मैंने कई बार सोचा है कि वो बेचारा कितना ही बेलोस और मुखलिस रहा। उसकी सबसे बड़ी खराबी यह थी कि वो भारतीय और हिंदू था। हमारी एजेंसियां उसकी तेजी से बढ़ते हुए मेलजोल को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। इन्होंने भी वही सोचा होगा जो सवाल बनकर इस वक्त तुम्हारी जुबान पर आया है। हो सकता है कि वही लोग उसे किसी चौपाए की तरह बांध कर उठा ले गए हों। वह इनकी कैद में है और इसका ऐलान नहीं हुआ तो बस समझ लो कि क्या होने वाला है। जमीन का सीना बहुत फराख है। मेरे बताए बगैर तुम ये सब कुछ समझ सकते हो। इखलाकी और कानूनी इख्तियार के बारे में तुम जो कुछ बुड़बुड़ा रहे थे वो शायद तुम्हारी इसी फिक्रमंदी का नतीजा था। मैंने ताई तलब लहजा में उससे पूछा। तुम ठीक समझे। वो बदनसीब लड़का अगर यहाँ कोई गड़बड़ कर रहा था तो कानून की राह से उस पर इल्जाम लगाया जा सकता था। उसकी सफारतकारी गिरफ्तारी में आड़े आती तो उसे नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर किया जा सकता था, मगर यहाँ तो अंधेर है। जानने वाले जानते थे कि कानून मदन मोहन के सामने बेबस होगा। हो सकता है कि उसे तावान के लिए ना उठाया गया हो। उसके लहू के प्यासे उसे हाँक कर ले गए हों। तुम सच्चे मौसन प्रस्त और इंसाफ परवर आदमी हो। मैंने अपने गुस्से पर काबू रखकर सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि मदन मोहन बहुत अजीम था। वो किसी लालच के बगैर तुम्हारे नफ्स की भड़कती हुई आग को शबनमी पैकरों की ठंडक से सर्द करता था। काश तुमने ये सब परवाज रवाना होने से पहले कराची ही में बता दिया होता। शायद आखिरी फिक्रों में गैर इरादी तौर पर मैं लहजा भयानक या डरावना हो गया और वो घबरा गया कि क्या मतलब, क्या तुम मुझे कोई धमकी दे रहे हो? मैंने फौरन संभाला ले लिया और उसके बाजू पर हाथ मारकर खुशदिली से कहा, तुम बिला वजह डर रहे हो।
मेरे कहने का मतलब ये था कि फिर हम वहीं रुककर मदन मोहन को तलाश कर सकते थे। ऐसे नादरुल वजूद हीरे को यूं रायगा नहीं जाना चाहिए। वो मुतमईन हो गया और बोला, ये बात तुम कह रहे हो, इसे ले जाने वाले इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इनकी नज़रों में भारत का हर वफादार हमारे मुल्क का गद्दार होता है। तुमने इखलाक और कानून से मुआवरा कुफ्तों के बारे में अपनी बुड़बड़ाहट की वजाहत अब भी नहीं की। खाना खाते खाते उसने रुककर गौर से मेरी तरफ देखा, फिर नीचे आवाज में बोला, उसे भूल जाओ। पाकिस्तान में रहने वाले कुएं के मेंढक होते हैं और वो अपने कुएं को ही पूरी कायनात तस्वुर करते हैं। मैं दुनिया भर में घूमता फिरता रहता हूँ और हर जगह अखबार बहुत शौक से पढ़ता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या तुमने कभी किसी स्पेशल टास्क फोर्स का नाम सुना है? वो अपनी बातों से बार बार मुझे चौंका रहा था। एक पाकिस्तानी शहरी की जुबान से मैंने STF का नाम पहली बार सुना था। मैंने अपनी हैरत को एक लुकमा निगलने में छुपा लिया और फिर सरसरी लहजा में पूछा, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये भी रेंजर या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तर्ज की कोई फोर्स है? मैं इसके बारे में मगरबी अखबारात में हैरान कुन बल्कि दहशतनाक और मावराई कहानियां पढ़ता रहा हूँ। वो बताने लगा, पाकिस्तानी आइन और कानून की मोटी मोटी किताबों में इस सफाक तंजीम का कोई नामो निशान नहीं मिलता। जिम्मेदार सरकारी और फौजी एहलकार इसके वजूद से मुकम्मल बेखबरी का इजहार करते हैं, लेकिन अमली तौर पर यह ड्राउनी फोर्स बहुत फाल है। जिसे ताक लेती है इस पर जिंदगी हराम हो जाती है। इनका वारदात करने का तरीका लगा बंधा है। जो जिसके पीछे लग जाएं उसे खामोशी से उठा लेते हैं, उसकी चमड़ी उधेड़ कर उससे मनमाने एतराफात कराते हैं और फिर खामोशी से उसे मार डालते हैं। पहले यह सोचकर मेरा सर फख्र से बुलंद होता था कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी ताकत सरगर्म अमल है जो मुल्क के दुश्मनों की गर्दन नापती रहती है, मगर अब मैं उसके तसव्वुर से ही अंदर शर्मसार होने लगता हूँ। क्यों? क्या अब कोई नई कहानी तुम्हारे सामने आई है? मैंने पूछा। मदन मोहन सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स से खाइफ था। मैंने उसे अपनी पढ़ी पढ़ाई मालूमात से आगाह किया तो उसने बताया कि वो लोग दरिंदे हैं, इख्तियारात और आज़ादियों का फ़ायदा उठाकर ज़ाती दुश्मनियों और पसंद और नापसंद के हिसाब भी चुकाते रहते हैं। ऐसी ही बात थी तो वो क्यों इस फोर्स से खाइफ था? मैंने अगला सवाल किया। उसे यकीन था कि अपनी सरगर्मियों में वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसलिए पाकिस्तानी कानून का कोई भी मुहाफिज उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। उसके दिमाग पर स्पेशल टास्क फोर्स की दहशत सवार थी, क्योंकि वो लोग किसी जवाब या सबूत का बगैर लोगों को खुद साख्ता इंसाफ की चक्की में पीसने की शोहरत रखते हैं। शायद वो इन्हीं की ज्यादती का निशाना बना है। मुझे और मुझ जैसे गोशा नशी शहरियों को तुम कुएं का मेंढक करार दे रहे हो। तुम खुद सारी दुनिया घूमते फिरते हो। तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए कि स्पेशल टास्क फोर्स अगर है तो सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं है, दुनिया के बेशतर मुल्कों में कानून से मुआवरा इदारे बनाने का रुझान रोज बढ़ता जा रहा है, जो कानून की नरमी और इससे फायदा उठाकर बच निकलने वाले मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। शायद तुम ब्लैक जस्टिस नामी फिल्म की बात कर रहे हो। मुझे उसकी सच्चाई में शुबा है। अमेरिका जैसे मुहज्जब और आज़ाद मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता। वो फिल्म पाकिस्तान में नहीं अमेरिका ही में बनी थी। मैंने उसे याद दिलाया। वो एक जज की कहानी थी जो अदालत में मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ बद से बेकार था। वो चालाक और पेशावर मुजरमों के स्याह करतूतों से ज़ाती तौर पर बाखबर था, लेकिन जब एक रुसवाए ज़माना मुजरिम उसके सामने कटहरे में लाया गया तो शरई हकूक और इनफरादी आज़ादियों के नाम पर वकालाए सफाई ने कानून के ऐसे बखिए उधेड़े के गवाह बेएतबारे होकर रह गए। सबूत सजा दिलाने में नाकाफी रहे और मुजरिम बाइज्जत बरी करना पड़ गया। कानून की इस बेबसी पर जज ने अपने हम ख्याल दोस्तों से मिलकर एक गिरोह बनाया और फिर कानून के सीने पर मूंग दलने वाले रुसवाए जमाना अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाना शुरू कर दिया। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। कहने को तो CIA और FBI पर भी बहुत से इल्जामात लगाए जाते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मदन मोहन जैसा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। एयर होस्टेस ने दोबारा अपनी समत के इब्तदाई सिरे से खाली बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। मशरूबात की दूसरी ट्राली भी हरकत में आ चुकी थी। इससे पहले कि वो ट्राली करीब आकर रास्ता मसदूद करती, मैं खाने से फारिग होकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी मुतजस्सिस निगाहें तेजी से कैबिन का जायजा ले रही थी। वीरा फौरन ही मेरी नजर में आकी। अपने गोरे चिट्टे रंग और दिलकशी के साथ पाकिस्तानी लिबास में वो अलग ही नजर आ रही थी। वो शायद पहले ही मेरी निशित से वाकिफ थी, क्योंकि मेरे उठते ही उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों की नजरें चार हुई। उसने हाथ की जरा सी जुम्बई से मुझे इशारा किया और मैं जहाज के अगवी हिस्से की तरफ चल दिया। जहाज में इत्तफाकिया तौर पर टकराने वाले मदन मोहन के इस खैरखा के बारे में मेरे जहन में रह रह कर अजीब अजीब सवालात पैदा हो रहे थे। यह दुरुस्त है कि तेज रफ्तार हवाई सफर और जदीद तरीन मवासलाती राब्तों के बिना पर दुनिया इस हद तक सिमट कर रह गई है कि कोई भी रूनमा होने वाले एक वाक़े की बाज़गश्त बैक वक्त दुनिया के हर गोशे में सुनाई देती है। मुझे हैरत इस बात की थी कि मैंने बद्रीनाथ और रमेश अग्रवाल के जरिए चंद रोज कबल ही खुफिया तरीके से मदन मोहन को अव्वल खान की तहवील में पहुंचाया था और अब फिजाई सफर में
एक अजनबी मुसाफिर मुझसे इन्हीं हवालों से बात कर रहा था। सफर की इब्तिदा में निशिस्तों पर खामोश और मुनज़्ज़म अंदाज में बैठे हुए मुसाफिरों में लंच के बाद हलचल पैदा हो चुकी थी और दोनों तरफ की राहदारियों में खासी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। जहाज में गालबन को निशिस्त खाली नहीं थी। जिन निशिस्तों पर मुसाफिर मौजूद नहीं थे वहां भी सफरी साजो सामान किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। मुझे अपनी तरफ आता देखकर वीरा अपनी सीट से उठकर किचन के करीब दरवाजे वाली कुशादा जगह में आ खड़ी हुई थी। उसे अंदाजा था कि मसरूफ राहदारी में मैं उसके ज्यादा देर तक करीब रुक नहीं सकूंगा। सफर खुशगवार और परवाज बहुत हमवार है। मेरी पहुंचते ही उसने कहा, इसका ये निसार हम सफर पर होता है। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, मालूम होता है कि तुम्हारे पड़ोस में कोई माकूल आदमी विराजमान है। आदमी आखिरी सिरे पर है। मेरे बराबर में 2 पठान खवातीन हैं और वो दोनों ही मेरी उर्दू दानी पर बहुत हैरान हैं। वो 2 तालीम याफ्ता बहनें हैं जो अपने बाप के साथ दुबई जा रही हैं। क्या तुम्हारे साथ कोई गुंडा बैठा है जो यूं ठंडे सांस ले रहे हो? वो टेढ़ा केस है। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे अपने तजर्बे से आगाह कर दिया। वो खामोशी से मेरी बात सुनती रही। उसकी आंखों से हैरत झलक रही थी। मदन मोहन कराची में बहुत से लोगों से मिलता जुलता था। इसका मदन के बारे में फिक्रमंद होना तशवीशनाक नहीं है। असल खराबी यह है कि वो STF के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। मेरे खामोश होने पर वीरा ने धीमी और तफक्कुर अमेज आवाज में कहा, नाम क्या इसका? नाम मैंने नहीं पूछा। मैंने खिफत से कहा, मुझे वो खतरनाक नजर आ रहा है। दिमाग को ठंडा रखो। वो मेरे शाने के करीब होकर सरगोशाना आवाज में गुर्राई, कराची में सैकड़ों लोगों को मदन की पुरस्कार गुमशुदगी पर तशवीश होगी। इनमें से एक इत्तिफाक से तुम्हारे साथ सफर कर रहा है तो इस पर तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। यह एक अच्छी बात है कि वो भी लंदन ही जा रहा है। जरूरत महसूस हुई तो उससे वहां भी निपटा जाएगा। यकीन है कि उसने मदन को बहुत सी अहम मालूमात फराहम की होगी। अगर मैं इस बारे में इसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो गया तो फैसला करना आसान साबित होगा। मेरा अब भी यही मशवरा है कि उसे भूल जाओ। दुबई से आगे के सफर में मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। अमेरिका पहुंचने से पहले ही तुम किसी नए मसले में उलझ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बद्रीनाथ अपनी पूरी कोशिश के बावजूद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा और तुम उससे भी अहम बात को अभी तक नजरअंदाज करती चली आ रही हो। मैंने नाकदाना नजरों से उसके सरापा का जायजा लेते हुए कहा, पहलियां बुझवाने के बजाय साफ साफ बात करो। उसे मेरी आंखों में झांकते हुए मशवरा दिया, कमीज शलवार दुबई तक तो ठीक है। सफर के अगले मरहले में महज इस लिबास की वजह से तुम हर शख्स की निगाहों का मरकज बनी रहोगी। हमारे सफर का आगाज एक सनसनीखेज इत्तेफाक से हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई तमाशाई तुम्हें वीरा की हैसियत से शनाख्त कर ले। इसके पतले पतले याकूती होंठों पर जुबानी मुस्कुराहट फैल गई। फिर क्या किया जाए? सबर के सिवा और क्या किया जा सकता है? बदकिस्मती यह है कि ड्यूटी फ्री शॉप्स पर रेडीमेड्स मलबूसात नहीं मिलते, वरना तुम वहीं से नया लिबास खरीद कर तब्दील कर सकती थी। फिक्र मत करो। उसने मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, घर से निकलने से पहले मैंने इस मसले का इदराक कर लिया था। मेरे हैंडबैग में एक जीन्स और ब्लाउज सूट मौजूद है। वेरी गुड। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ टल गया। तुम जनाना रेस्ट रूम में अपना काम कर लेना और इससे भी जरूरी काम यह है कि दुबई से कराची बात की जाए। सफर की अफरा तफरी में हमें यह पूछना याद ही नहीं रहा था कि पिछली रात बदरी और रमेश पर क्या गुजरी। नादरा की छत पर स्याह रंग की थैली गिराने के बाद निक मोड़ले के आदमियों ने जरूर उधर का रुख किया होगा। हम दोनों वहीं खड़े देर तक बातें करते रहे। राहदारी से गुजरने वाले बाज बेखौफ मुसाफिर हम दोनों को मानी खेज नजरों से देखते हुए गुजर रहे थे। शायद वो हम दोनों के राजो न्याज को इसी परवाज का कोई ताज़ा करिश्मा समझ रहे थे। दुरूने सफर कभी कभार यूं होता ही है कि दोनों फरीक एक दूसरे की जिनसे मुखालिफ में कुछ इतनी दिलचस्पी लेने लगते हैं कि वो इनकी आरजुओं का सफर बन जाता है। मुझे जाती तौर पर ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ था, लेकिन सुनाने वाले ज़ेब दास्तां के साथ जो कुछ सुनाते थे इसमें ऐसे इम्कानात की निशानदेही होती थी। फिजाई मेज़बानों ने फुर्ती के साथ कैबिन से सब कुछ समेट लिया। डाइनिंग हॉल का समा खत्म होने के बाद माहौल बदल गया। कहीं कहीं कोई मुसाफिर चाय या कॉफ़ी ले रहा था। तंबाकू नोशी के लिए मखसूस नशिस्तों पर फिजा में मुतद्दद सुरमई लहरिए नजर आ रहे थे। घंटी की मुतरन्नम आवाज के साथ सीट बेल्ट बांधने की हदायत रोशन हुई तो मैं वीरा के शाने पर थपकी देकर अपनी नशिस्त की तरफ चल दिया। कुछ मुसाफिर कानों में ईयरफोन लगाए मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बाज अगली नशिस्तों की पुश्त पर लगे हुए छोटे से रंगीन टेलीविजन पर अपनी पसंद के प्रोग्राम देख रहे थे। इन मसरूफियात के बावजूद बेल्टों के आईनी बुक्कल पुरशोर आवाजों के साथ बंद हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि मेरी तवील गैर हाजिरी ने मदन मोहन के परस्तार को मुस्तरिब कर दिया होगा। मैं अपनी जगह पर पहुंचा तो वो गायब था। मैंने बेफिक्री से सीट में दराज होकर हिफाजती बंद बांध लिया। चंद सानियों बाद जहाज के अगले हिस्से से वो आता हुआ नजर आया। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने पूरा जहाज छान मारा मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं था। उसने बैठते ही पुरतशवीश लहजे में शिकायत कर डाली। मैं जहाज के अकीबी हिस्से में था। एक लड़की ने जरा से लिफ्ट दी तो मैं वहीं रुक गया था। बात करते करते मैंने चौंकते की अदाकारी करते हुए पूछा, नाम क्या तुम्हारा?
सलीम, सलीम अकबर खान। ये कहकर वो खुद ही हंसने लगा। हम दुबई पहुंचने वाले हैं। हमने दुनिया जहान की बातें की, लेकिन एक दूसरे के नाम से अब तक बेखबर हैं। मेरा नाम जान लेने के बाद अब तुम्हें भी अपना तारुफ करवा देना चाहिए। मेरे लिए उचल लम्हात बहुत ड्रामाई साबित हुए। शनाख्ती कार्ड पर मेरा नाम तनवीर था। लोग मुझे डैनी के नाम से जानते थे। डैनी कहते कहते मुझे याद आया कि बद्री और रमेश के लिए मैं इन दिनों अली शेर बना हुआ था। इसी के साथ ये भी याद आ गया कि वो सफर मैं असलम खान के नाम से कर रहा था। खूब, असलम और सलीम, हम दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं। तुम क्या करते हो? मेरा नाम सुनकर उसने दोस्ताना बेतकल्फी से कहा। सफर करता हूँ, मैंने पूरी संजीदगी के साथ जवाब दिया। सिर्फ सफर करते हो? उसने हैरत से पूछा। मगर क्यों, तुम्हारा कारोबार क्या है? जब उर्दू वाला सफर नहीं कर रहा होता तो अंग्रेजी में सफर करता हूँ। मेरे कारोबार की नोयत ही कुछ ऐसी है कि सफर मेरा साथ नहीं छोड़ता। खैर, तुम नहीं बताना चाहते तो मैं भी इसरार नहीं करता। हम दोनों थोड़ी देर के लिए जहाज में सवार हुए हैं। इसके बाद सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बिखर जाएंगे। फिर शायद जिंदगी एक दूसरे से मिलने का मौका ना दे। इतनी मुख्तसर रफाकत में ज्यादा जानने का फायदा भी क्या है? मैं सर हिला कर रह गया। इस वक्त मेरे वजूद पर अचानक ही कसलमंदी तारी हो चली थी। मैं निशिस्त पुष्ट जमा कर आंखें मूंद ली। इस तरह मैं सलीम की मगज खोरी से भी महफूज रह सकता था। थोड़ी देर बाद कैबिन के पेजर सिस्टम पर जहाज के कप्तान की आवाज गूंजने लगी। सफर के बारे में सिर्फ जरूरी मालूमात फराम करने के अलावा वो खैर मकदम और शुक्रिया के रस्मी कलमात थे। मैं आंखें मूंदे उसकी मुख्तसर सी तकरीर सुनता रहा। फिर एक शेरी खातून मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए मुतअद्दिद ऐलानात करने लगी। अहम तरीन बात यह थी कि लंदन जाने वाले मुसाफिरों को दस्ती सामान के साथ 2.25 घंटे के लिए दुबई एयरपोर्ट के ट्रांजिट लाउंज से लुत्फ अंदोज होना था। त्यारे का हवाबाज मुशाकी से त्यारे की बुलंदी को बतदरीज कम करता जा रहा था। इस तब्दीली का एहसास सिर्फ तजर्बेकार मुसाफिर कानों पर बढ़ते हुए दबाव से महसूस कर सकते थे, वरना सूरज की तेज रोशनी की वजह से बेशतर खिड़कियों के ब्लाइंड्स बड़ी हद तक गिरे हुए थे। मुसाफिरों की बहुत कम तादाद जमीन के तेजी से वाजे होते हुए आसार देखने के काबिल थी। 2-3 मरतबा त्यारे ने किसी मुस्तरिब आहिनी परिंदे की तरह पहलू बदले, मखसूस लैंडिंग पोजीशन इख्तियार की। मजीद हदायत रोशन हुई। अमले के अराकीन ने राहदारियां खाली करके अपनी मखसूस जगह संभाली और फिर त्यारे ने नहाए सुबक अंदाज में जमीन को छू लिया। रनवे पर दौड़ते हुए बड़े जहाज की रफ्तार टूटते ही बहुत से मुसाफिर मुस्तरिब पाकिस्तानी हिफाजती बंद खोलने लगे और ऊपरी खानों से दस्ती सामान निकालना शुरू कर दिया। जहाज के तजर्बेकार अमले के लिए सूरत हाल ये नई नहीं थी। ऐसे मुसाफिरों को जहाज के रुकने तक अपनी जगह पर बैठे रहने की हदायत की गई। आखिर त्यारा किसी थके हारे परिंदे की तरह रेंगता हुआ अपने मखसूस जगह पर जा रुका। सीढ़ियां बहुत जल्द त्यारे से लगा दी गईं। इस दौरान में राहदारियों में मुसाफिरों की कतारें लग चुकी थीं। रफ्ता रफ्ता पिछले रास्तों से मुसाफिरों का इनखला होने लगा। टर्मिनल की सीढ़ियों पर एयरलाइन का अमला मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए मौजूद था। ट्रांजिट पास लेकर लंदन जाने वाले मुसाफिर ड्यूटी शॉप और ट्रांजिट एरिया की जानिब हो लिए। इस भीड़ में वीरा मुझसे आगे थी। सलीम अकबर खान को मैंने दानिस्ता पीछे छोड़ दिया था। ट्रांजिट एरिया में वीरा सीधी एयरलाइन के इमदादी काउंटर पर पहुंची। मैं भी तेज तेज कदमों से चलता वो वहीं पहुंच गया। इस वक्त वीरा उसे अपना मसला बता चुकी थी। उस शख्स ने वीरा का बोर्डिंग कार्ड देकर मुआजरत की कि वो दूसरे मुसाफिर को उठाकर उसे मेरे बराबर वाली नशिस्त नहीं दे सकता। उसने मुतबादल के तौर पर हम दोनों को दुबई में खाली होने वाली कोई भी 2 मुत्तसिल नशिस्तें देने की पेशकश की, जो माकूलियत पर मबनी बात थी। उसने हम दोनों के टिकट और बोर्डिंग कार्ड के बकिया हिस्से मिलाकर अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कुछ छेड़छाड़ की, फिर रंगीन तस्वीर आने वाली तफसीलात का जायजा लेता रहा। इस पूरी कार्रवाई में उसने बमुश्किल 3 मिनट लिए और फिर एक बोर्डिंग कार्ड पर कलम से नशिस्तों के नंबर डालकर हमें लौटा दिया। हम इसका शुक्रिया अदा करके वहां से हटे और 2 आरामदेह नशिस्तों पर काबिज हो गए। चलो फोन कार्ड खरीद कर कराची बात कर ले, वीरा ने बैठते ही मुतालबा कर दिया। सबसे पहले तुम अपना लिबास तब्दील कराओ ताकि ज्यादा लोगों को इस तब्दीली का इल्म ना हो। फिर तुम मेरी वापसी का इंतजार करो। मैं कम अज कम तुम्हारी बातों से कुछ न कुछ अंदाजा तो लगा ही लूंगी। उसने इसरार किया। मुझे बदरी और रमेश के अंजाम में गहरी दिलचस्पी है। इन्हें कराची में कुछ हो गया तो हम लंदन में बदरी का इंतजार ही करते रह जाएंगे। मैं अलहदगी में फोन करना चाहता हूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तुम्हें गजाला के जज्बात का पास होना चाहिए और मेरे सफर पर ज्यादा खुश नहीं है। मैं इसे बताऊंगा कि तुम मुझसे अलग सफर कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बने हुए हैं, तो इसमें झूठ क्या है? उसने मेरी बात काट कर तुर्शी से कहा। कराची से दुबई तक हम एक दूसरे से अनजान बनकर अलग अलग ही आए हैं, लेकिन यहाँ से सूरत हाल बदल जाएगी। मैंने उसे बताया। गजाला ये जानकर आजुर्दा हो जाएगी। क्या उसे सही सूरत हाल से बाखबर रखना इस कदर जरूरी है? जाहिर है कि मुझे इससे झूठ बोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं खलवत चाहता हूँ। वो मेरी बीवी है और इससे मुकम्मल राजदारी के साथ बात करना मेरा हक है।
वो हंस पड़ी। तुम जिद्दी हो, मुझे मालूम है कि मैंने इनकार किया तब भी तुम मेरी वापसी से पहले कराची बात कर लोगे। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। वो अपना हैंडबैग संभाल कर एक अदा के साथ उठी और लाउंज में मौजूद अलामात के सहारे जनाना रेस्ट रूम या वाशरूम की तरफ चलती। दुबई का ट्रांजिट लाउंज बहुत वसी नहीं है, इस वक्त वहां मुसाफिरों की ज्यादा तादाद नहीं थी। मैंने काउंटर से $20 में एक कार्ड खरीदा और फिर गोशे में लगे हुए कार्ड फोन की तरफ बढ़ गया। इस गोशे से मैं निस्बतन ज्यादा सुकून और राजदारी से बात कर सकता था। इंस्ट्रूमेंट की सलाट में कार्ड लगाने के बाद डायल टून आते ही मैंने कराची का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। इधर से पहले ही घंटी पर फोन उठा लिया गया।